बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी उसको और उसके एप्लीकेशन को। इंट्रोडक्शन, थेरेप्यूटिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, डायग्नोस्टिक्स, प्रोसीड फूड, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन अमंग द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या ये सब वो मैंने बताई हैं, ये सब आपके एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, थेरेप्यूटिक्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, प्रोसीड फूड हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे 3 रिसर्च एरिया हैं क्रिटिकल वाले जिसमें रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी में। टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करने में, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं प्रोवाइड करने में बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूजुअली माइक्रोब्स होते हैं वो और प्योर एंजाइम्स होते हैं। और टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट टू ऐड थ्रू द इंजीनियरिंग। ये कह रहे हैं हम क्या ऑप्टिमल कंडीशन बनाते हैं फॉर कैटलिस्ट टू ऐड थ्रू इंजीनियरिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। वी कैन यू वर्क अप ऑन द फॉलोइंग 3 टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। हम इन 3 चीज़ों में काम कर सकते हैं, वो नीचे दे रखी हैं इंक्रीज करने के लिए फूड प्रोडक्शन को। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वी कैन वर्क अपॉन द फॉलोइंग 3 टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं, हम इन तीनों में काम करेंगे तो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया था। तब ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था तो फूड प्रोडक्शन 3 गुना हो गया था। ऑल्सो नॉट इनफ फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तब भी वो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए पूरा नहीं पड़ रहा। ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल लाइक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मेन फैक्टर। क्या दे रखा है यहाँ पे, क्यों क्या कराया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, यूज़ कराया था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को, एग्रोकेमिकल को लाइक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, ये मेन फैक्टर थे। यूज़ ऑफ इम्प्रूव और बेटर क्रॉप वैराइटीज़ इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फार्मर फेस करते हैं 2 प्रॉब्लम। वो कंट्री डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग हैं, वो कंट्री में फार्मर फेस करते हैं 2 प्रॉब्लम। कौन कौन सी होती है, एग्रोकेमिकल आर वेरी एक्सपेंसिव। एग्रोकेमिकल्स होते हैं ये बहुत ही पैसों में आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं फॉर देम। कन्वेंशनल ब्रीडिंग विद असिस्टेंट वैरायटी कैन नॉट इम्प्रूव द यील्ड। कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो होती हुई आ रही है आज तक। कन्वेंशनल ब्रीडिंग विथ एक्सटेंसिव वैरायटी, और वैरायटी रखी हुई आज हमारे किसानों के पास, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही यील्ड को। एग्रोकेमिकल डू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एग्रोकेमिकल होते हैं ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं। यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आप एग्रोकेमिकल यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। इसका एक सॉल्यूशन देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कंसेप्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट, एनिमल, जूस DNA आर ऑल्टर, उसका जीन है हुज जीन आर ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, उसका हमने जीन में खिलवाड़ करा है, बदलाव करा है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हमने जीन में खिलवाड़ करा है, मैनिपुलेशन करा है, उसे हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूज़ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि क्रॉप्स आर मेड मोर टॉलरेंट, हम क्रॉस को मोर टॉलरेंट बनाते हैं किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। वो जैसे कोल्ड, सॉल्ट, हीट, ड्रॉट, सूखा पड़ना, गर्मी, नमक ज़्यादा होना मट्टी के अंदर, और कोल्ड, ठंड ज़्यादा पड़ना, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना देते हैं जो ज़्यादा होते हैं मोर टॉलरेंट होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं
वो पेस्ट रेजिस्टेंस भी होती हैं। दिस रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन फील्ड। अगर हम जेनेटिकली क्या बना देंगे और पेस्ट रेजिस्टेंट बना देंगे तो पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस, इसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है क्रॉप को, वो भी कम हो जाएगा अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं। मिनरल यूसेज एफिशिएंसी ऑफ प्लांट इज इंक्रीज, तो मिनरल की यूज़ की एफिशिएंसी है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जॉस्ट फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिले। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड इंक्रीज, न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड की वो भी हम इंक्रीज करा सकते हैं अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं। जैसे विटामिन ए इनरिच चाइल्ड राइस बनाए, हमने ऐसे चावल बनाए जिसमें विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा है, एनरिच है। GM or genetically modified are also being used to develop tailor-made plant to supply the alternative resource to industries in the form of starch, fuel, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हम जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप को प्लांट में भी जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं प्लांट को भी, वो हमें क्या करेंगे, स्टार्च देंगे, फ्यूल देंगे, फार्मास्यूटिकल्स देंगे। बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन क्या होता है? बीटी टॉक्सिन जीन, दिस जीन इज फाउंड इन द बैसिलस बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी टॉक्सिन जीन है, ये पाया जाता है आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस में। ये बीटी टॉक्सिन जीन होता है, ये फाउंड कहाँ पे होता है? बैक्टीरियम में, एक बैक्टीरिया मिलता है उसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, और ये प्रोड्यूस करता है आपका बीटी टॉक्सिन। ये जीन होता है हैज़ बीन एक्सप्रेस इन प्लांट, ये जीन होता है प्लांट में एक्सप्रेस करता है, उसे बनाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। दस देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेस्टिसाइड, इसके बाद तो ये जीन लग जाता है प्लांट के अंदर, उसके बाद प्लांट को कोई भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे ऑफ क्रॉप विद बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी तो कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया। ठीक है, प्लांट को किसी भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन हमने डाल दिया। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे क्रॉप्स का जिसके बाद बीटी टॉक्सिन जीन है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पटैटो, सोयाबीन्स। बीटी टॉक्सिन फ्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस करते हैं सम प्रोटीन, वो कैपेबल होते हैं किलिंग करने को इंसेक्ट के लिए। ठीक है, ये रखा है कुछ स्ट्रेन है बैसिलस थुरिनजेनेसिस के, वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोटीन जो मार सकते हैं, वो प्रोटीन मार देते हैं, कैपेबल होते हैं किलिंग करने के लिए सम इंसेक्ट। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे लेपिडोप्टेरम, लेपिडोप्टेरम किसको मारता है? टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म को। लेपिडोप्टेरम मारता है आपका टोबैको बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म को। कोलियोप्टेरम ये बीटल को मारता है। डिप्टेरम फ्लाइज को मारता है, मॉस्किटो को मारता है। मैकेनिज्म होता है इसका, मैकेनिज्म और एक्शन क्या होता है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जीन का, बीटी जीन का। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट का फेज होता है ये, उसके अंदर बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है, वो फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल जो कंटेन करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, वो कहते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ये प्रोटीन होता है इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है, ये फॉर्म में रहता है, वरना तो बैक्टीरिया को मार देगा। ये प्रोटीन है उसके अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म में रहता है, बिकॉज विच बैक्टीरिया इटसेल्फ डू नॉट अफेक्ट, उसकी वजह से बैक्टीरिया खुद को अफेक्ट ना कर ले। वैन दिस टॉक्सिन इज इंजेक्टेड बाय एनी इंसेक्ट, तभी टॉक्सिन कोई भी इंसेक्ट खा लेता है तो ये क्रिस्टल होते हैं, सॉलेबल होते हैं बाय एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, गट का एल्कलाइन पीएच है उससे ये क्रिस्टल होते हैं, सॉलेबल होते हैं, ये रिलीज कर देते हैं उस टाइम टॉक्सिन। और टॉक्सिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बाइंड कर लेता है सरफेस ऑफ मिड गट। टॉक्सिन तभी पीएच पर आ जाता है, इनका गट का पीएच होता है उस पर टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और बाइंड कर लेता है सरफेस ऑफ मिड गट इंसेक्ट की, वो एपिथेलियम सेल की बनी हुई है, क्रिएट कर देते हैं पोर्स द सेल। ठीक है, और सेल क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और अंडर को चले जाते हैं लाइसिस में, लाइसिस में मतलब फट जाते हैं, ग्रेजुअली लीडिंग टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट, इसके वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। देयर आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बीटी टॉक्सिन जीन हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरियम में, बैक्टीरियम थुरिनजेनेसिस में। चूजिंग द ऑफ जीन डिपेंड अपॉन, अब वो जीन आप चूज़ करोगे
वो देखते हैं हम, क्रॉप को देख के पता चलता है, टारगेट पैच को देख के पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दे आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन फाउंड इन द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। चूजिंग ऑफ जीन डिपेंड करेगा क्रॉप के ऊपर और टारगेट पैच के ऊपर। यहाँ पे आता है क्रायोजीन। क्रायोजीन ये जीन होते हैं, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ जीन, वो कोड करते हैं बीटी टॉक्सिन को। क्रायोजीन वो जीन है जो बीटी टॉक्सिन को बनाते हैं। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ जीन दैट कोड फॉर बीटी टॉक्सिन। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, क्राय 1AC, क्राय 1AC, और दूसरा वाला कौन सा, क्राय सेकंड AB। क्राय 1AC, क्राय सेकंड AB कोड करता है प्रोटीन जो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म को। और एक और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, क्राय 1AB कोड करता है प्रोटीन जो कंट्रोल करता है कॉर्न बोर को। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इन टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस की होती है, वो रील्ड होती है, वो ग्रेटली रिड्यूस रहती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मेलिडियोगाइन इनकॉग्निशिया इन रूट। किसकी वजह से, टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट की यील्ड होती है वो बहुत ग्रेटली रिड्यूस रहती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मेलिडियोगाइन इनकॉग्निशिया। इसका इन्फेक्शन होता है इन रूट्स में। दिस इन्फेक्शन वॉज प्रिवेंट बाय, एक स्ट्रेटेजी है, उससे इन्फेक्शन हम रोक सकते हैं। वो बेस्ड है स्ट्रेटेजी किस पे, RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस पे ये बेस्ड है स्ट्रेटेजी। RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RNAi। इंटरफेरेंस आपको पता है दो चीज़ों का मिलना, दो RNA का मिलना होगा, मतलब ये इज अ मेथड, ये मेथड है और सेलुलर डिफेंस का इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। RNA इंटरफेरेंस एक मेथड है किसके लिए, सेलुलर डिफेंस के लिए इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में। ये लिखा है यहाँ पे RNA इंटरफेरेंस का एक मेथड है और सेलुलर डिफेंस का इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA, ये कह रहे हैं इन एडिशन टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, बाइंड करता है mRNA से। ये कह रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल होता है जो बाइंड कर जाता है mRNA से। वो mRNA तो प्रोटीन बनवाएगा, वो बाइंड कर जाएगा mRNA से और प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन और स्लाइसिंग ऑफ mRNA। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल मे बी फ्रॉम इन्फेक्शन वायरस। समझ गए कैसे, ये dsRNA मॉलिक्यूल था, ये वायरस ने बनाया था अपना प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। और हमने क्या करा, यहाँ पे हमने mRNA बना के डाल दिया इसके अंदर। अभी दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों के दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। और चिपक गए तो क्या होगा, स्लाइस, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से मिल जाएंगे और क्या होगा, अगर ये मिल गए तो प्रिवेंट हो जाएगी ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, स्लाइसिंग ऑफ mRNA। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ ये कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA था, ये dsRNA, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल कहाँ से आया था, इन्फेक्शन आया था बाय वायरस से, हैव इन RNA जीनोम, जिसके पास RNA जीनोम है। मोबाइल जेनेटिक्स एलिमेंट लाइक ट्रांसपोशन दैट रेप्लिकेट वीवा RNA इंटरमीडिएट। समझ गए, यहाँ पे क्या, एलिमेंट्स लाइक ट्रांसपोशन दैट रेप्लिकेट वीवा RNA इंटरमीडिएट। ये लाइन देख लीजिएगा, ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। अब यहाँ पे क्या, अगर आपने यहाँ पे नेमेटोड स्पेसिफिक जीन था वो आपने होस्ट के अंदर डाल दिया बाय यूजिंग बैक्टीरियो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि नेमेटोड स्पेसिफिक जीन था वो आपने डाल दिया है प्लांट के अंदर बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके। दिस इंट्रोड्यूस DNA ये आपने इंट्रोड्यूस करा है, DNA प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस और एंटी सेंस RNA, ठीक है ना। एक सेंस RNA प्रोड्यूस करेगा और एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करेगा। इन विच द होस्ट सेल इन होस्ट सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ विच टू स्टैंड बनेंगे RNA के, वो डबल स्टैंड बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA बना लेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। ये इनिशिएट कर देगा आपका क्या, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस इनिशिएट कर देगा, कॉज कर देगा स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक
स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA of nematode. As a result, parasite is unable to survive in transgenic host. ठीक है ना, ट्रांसजेनिक होस्ट है जिसके अंदर नया डीएनए जा चुका है, उसके अंदर ये आपका पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंड्यूस करा है हमने होस्ट प्लांट के अंदर बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। दिस इंड्यूस डीएनए प्रोड्यूस करेगा दोनों सेंस और एंटीसेंस mRNA इन द होस्ट सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ विच टू स्टैंड बनेंगे, वो फॉर्म करेंगे आपका डबल स्टैंडर्ड mRNA को। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर। इस वजह से इनिशिएट हो जाएगा आपका आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, एक आरएनए ये दूसरा आरएनए ये दोनों मिल गए डीएनए जैसा, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया उन्होंने। ये कॉज करेगा स्लाइसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ऑफ नेमेटोड। इसकी वजह से क्या होगा, पैरासाइट होगा अनेबल हो जाएगा सर्वाइव करने में ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन में? बाय द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द ड्रग्स कैन बी मेड। हम ड्रग्स बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, हम इसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। इसकी मदद से, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से सेफ बना सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। ये कह रहे हैं सेफ, वो सेफ है इंसानों के लिए, और क्या है सिमिलर प्रोडक्ट, तो वो इंसान बनाएगा वैसा ही बनाएंगे। कौन? नॉन ह्यूमन सोर्स बना रही है ऐसा। इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, अनवांटेड नॉन ह्यूमन सोर्स इंड्यूस करती है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं वो नॉन ह्यूमन सोर्स होती है। अगर आपने मान लीजिए इंसुलिन ले लिया है किसी और जानवर का, मोर सेफ बनाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से हम। किससे? नॉन ह्यूमन सोर्स से। अगर आप नॉन ह्यूमन सोर्स से ऐसे ही बना लोगे प्रोडक्ट, तो वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स को बना देंगे। वो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ जाएगा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे, नॉन ह्यूमन सोर्स से प्रोडक्ट लोगे तो। विच आर नॉट प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स। ये मोर इफेक्टेड बनते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। इन वर्ल्ड के अंदर अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक, इन वर्ल्ड अबाउट कितनी 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैज़ बीन अप्रूव हो चुकी है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए। आउट ऑफ विच इंडिया में 12 हो चुकी हैं, 12 इंडिया, आउट ऑफ विच 12 आर बीन मार्केट। 12 तो बेची जाती हैं इंडिया में एट प्रजेंट। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। अब देखेंगे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। अभी कह रहे हैं आप आज के टाइम पे बीमारी होती है डायबिटीज़ नाम की बीमारी सुनी होगी, उसमें पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। अभी पहले आप तो इंसुलिन हम जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना लेते हैं, पहले नहीं बनाते थे। अर्ली टाइम पे हम इंसुलिन वॉज आइसोलेट फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। स्लॉटर्ड कैटल उन्हें काटते हैं वाले कैटल्स हो गए और वो पिग्स हो गए, इनसे हम इनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे। दिस इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स कॉज एलर्जी। इसकी वजह से इंसानों में एलर्जी हो जाती थी, अदर इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ जाते थे सम पेशेंट में, तब इनका इंसुलिन लेते थे। स्लॉटर एनिमल के पैंक्रियाज से इंसुलिन तब निकालते थे, पिग्स से निकालते थे, तो इनका इंसुलिन था वो क्या कॉज कर देता था इंसानों में एलर्जी हो जाती थी और क्या हो जाता था, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स डेवलप हो जाते थे सम पेशेंट में। स्ट्रक्चर क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन के पास 2 चैन होती हैं, एक चैन ए होती है और एक चैन बी होती है। ठीक है, इंसुलिन के पास 2 चैन्स पाई जाती हैं, एक चैन ए है और एक चैन बी है। ठीक है, विच आर लिंक टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। चैन ए और चैन बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जिससे वो दोनों लिंक होती हैं एक दूसरे से। विच आर लिंक टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रोहार्मोन। इंसुलिन इंसानों के अंदर प्रोहार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है। प्रोहार्मोन मतलब इनएक्टिव हार्मोन, क्योंकि उसके बाद चैन होती है सी पेप्टाइड चैन एस्ट्रा में। तो शुरुआत में इंसुलिन बनता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। उसके बाद 3 चैनें पाई जाती हैं ए बी सी।
और मैच्योर इंसुलिन में बस 2 चैनें पाई जाती हैं, ए और बी। ठीक है, इंसुलिन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन हैविंग अ सी पेप्टाइड एज अ एक्स्ट्रा चैन। द रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम द स्ट्रक्चर मेक इंसुलिन मैच्योर एंड फंक्शनल। तो आपकी इंसुलिन में से सी चैन हट जाएगी, सी पेप्टाइड चैन हट जाएगी, इससे इंसुलिन मैच्योर हो जाएगा और फंक्शनल बन जाएगा। ठीक है, अब ये मेन चैलेंज था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्या? बाय यूजिंग द आरएनए, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से। अब यहाँ पे मेन चैलेंज क्या आ रहा है इंसुलिन को बनाने के लिए कि हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बना लें, पर मेन चैलेंज क्या है? टू गेट अ मैच्योर इंसुलिन। अगर आप जीन को भी इस्तेमाल करेंगे, वो इंसुलिन बना रहा है, ऊपर जीन तो आपका इनएक्टिव इंसुलिन बना रहा है और बॉडी को एक्टिव चाहिए थोड़ी देर में, तो कैसे करें हम मैच्योर इंसुलिन कहाँ से लाएं? ये मेन चैलेंज आ रहा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पास, कि वो जीन है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो जीन का यूज़ करेगी, वो तो बनाता है आपका कौन सा इंसुलिन? प्रो इंसुलिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अब आपको तो बनाना है मैच्योर इंसुलिन चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया था यहाँ पे चैलेंज। इन 1983 अमेरिकन कंपनी इलीली प्रोड्यूस करती है ए चैन को और बी चैन को सेपरेटली बाय इंड्यूसिंग 2 डीएनए सीक्वेंस इन प्लाज्मिड। अब ये आई, एक अमेरिकन कंपनी आई, उसका नाम है इलीली। इसने क्या करा, इन्हें ए चैन का जीन निकाला, वो एक अलग प्लाज्मिड में डाला, बी चैन का जीन निकाला, वो अलग प्लाज्मिड में डाला। इन्होंने अलग अलग तरह से ए और बी चैन बनवा ली और इन्होंने बाद में ये दोनों चैन थी इन्हें ज्वाइन कर दिया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ऐसे ह्यूमन इंसुलिन बना दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने ए चैन अलग बनवा ली, बी चैन अलग बनवा ली और बाद में इसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ऐसे इन्होंने मैच्योर इंसुलिन बनवा लिया। जीन थेरेपी, इट इज रेफर्ड टू ऑल दूस मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन। ये जीन थेरेपी हम किसे कहते हैं? उन सारे मेथड को कहेंगे हम जो अलाउ करते हैं करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन चाइल्डहुड और एम्ब्रियो। हम या तो बहुत छोटा बच्चा है उसमें जीन थेरेपी कर सकते हैं या एम्ब्रो में कर सकते हैं। ठीक है, या तो बहुत छोटा बच्चा उसमें थेरेपी होगी, एम्ब्रो में होगी। थेरेपी होती करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है उसे हम करेक्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इफ द जीन इज नॉट वर्किंग देन अ नॉर्मल जीन इज इंड्यूस इन द सेल टू कंपनसेट इट्स फंक्शन। ये कह रहे हैं मान लीजिए अगर कोई जीन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग कर रहा है, तो हम एक नॉर्मल जीन लगा सकते हैं सेल के अंदर, वो कंपनसेट कर देगा, उसका मुआवजा भर देगा उसके काम का एक तरह से। इन 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू 4-year-old गर्ल। 1990 में एक पहली बार फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की लड़की को। फर्स्ट वो सफरिंग कर रही थी फ्रॉम ADA, एडिनोसिन डी अमीनेज, एक बीमारी का नाम है एडिनोसिन डी अमीनेज की डेफिशिएंसीज है। इन सच पेशेंट के अंदर जीन होता है फॉर एडिनोसिन डी अमीनेज का, वो डिलेट हो जाता है उसमें। ठीक है, इस पेशेंट में क्या था, जीन था फॉर एडिनोसिन डी अमीनेज का, वो डिलेट हो चुका था। देयर आर 2 अप्रोच थी, यहाँ की 2 अप्रोच थी इसका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। ऑल्सो बोथ आर नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, पर दोनों की दोनों कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं थी। ठीक है, इसका इलाज करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच हैं। ठीक है, इसका इलाज करने के लिए, पर ये दोनों की दोनों कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है। तो पहली अप्रोच है वो कहती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराई जाए इन सम उस चिल्ड्रन के अंदर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराई जाए। बोन मैरो के अंदर जीन होते हैं ना मेन, मतलब बोन मैरो बना रही होगी इसके वाला जीन, तो इसमें क्या कराया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए। एम्ब्रियो स्टेज में होगी या फिर ये तब होगी तब बहुत छोटा चाइल्ड है, या क्या होगा सेकंड अप्रोच होगी एंजाइम है जो कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कराई जाए। फंक्शनल ADA इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, क्योंकि ये एंजाइम होते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे मरते रहते हैं, तब भी वो एंजाइम डालेंगे। मान लीजिए इस एंजाइम की 3 महीने है एज, तो 3 महीने बाद इसके अंदर दोबारा एंजाइम डालेंगे हम लड़की के अंदर। ठीक है, पर ये पेशेंट है इसमें एंजाइम, या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करो इसकी,
या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करो। इसके 2 ही अप्रोच हैं इसके इलाज के। जीन थेरेपी फॉर ADA एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंट पेशेंट, इसका लिम्फोसाइट होते हैं पेशेंट के, वो ऑब्टेन करो और ग्रो करो कल्चर के अंदर, और इंट्रोडक्शन करो उसमें पर्सनल ADH किस में डाल लें, लिम्फोसाइट में डाल लें। ठीक है, वो जीन थेरेपी है वो हम देंगे ADH पेशेंट को। हमने क्या करा, लिम्फोसाइट थे वो पेशेंट के निकाल लिए, ऑब्टेन कर लिए, उन्हें ग्रो कराया हमने कल्चर में। लिम्फोसाइट तो बताया ना आपको, WBC, और इंट्रोडक्शन कराया उनमें हमने लिम्फोसाइट के अंदर ADA जीन वो था, ADA था वो डाल दिया हमने लिम्फोसाइट के अंदर, हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, बाय यूजिंग द रेट्रोवायरल वेक्टर। ठीक है, रेट्रोवायरल के वेक्टर से हमने अलग जीन डाल दिया लिम्फोसाइट में। तब तक लिम्फोसाइट की ज़िंदगी होगी, तब तक वो क्या बनाते रहेंगे, ADA बनाते रहेंगे। जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर रिटर्न टू बॉडी ऑफ पेशेंट। अब इन्हें हमने जब इनके अंदर ये जीन डाल दिया किसके ज़रिए, रेट्रोवायरस के ज़रिए, तो हमने इनको इसकी वो पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा भेज दिया। एज अ लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, लिम्फोसाइट अमर तो होते नहीं, तो पेशेंट को पीरियडिकली इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना रिक्वायर्ड, बट इज द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो इज इंड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक ADA डेफिशिएंसी पर्सन कैन बी परमानेंट क्योर। इन्हों कह रहे हैं अगर हम लिम्फोसाइट तो इनमोर्टल नहीं होते तो पेशेंट को बार बार आना पड़ेगा, पर अगर हम जीन डाल देते बोन मैरो के अंदर, आइसोलेट करके जीन डाल देते बोन मैरो के अंदर, तो ये बेर कब डलता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डलता है जीन डलता तो। ठीक है, तो ADA डेफिशिएंसी वाला पर्सन तो परमानेंटली सही हो जाता, क्योर हो जाता। ठीक है ना। So as a lymphocyte, lymphocytes are not immortal, so their periodical infusion is required. But if gene for producing ADH is isolated from a bone marrow is induced into the cell of early embryo, ADA deficiency can be permanently cured. अब ये हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, इसे हम मोलिकुलर डायग्नोस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अर्ली डायग्नोस होता है पैथोलॉजिकल फॉर ऑफ डिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये कह रहा है आपको जल्दी से जल्द पहली स्टेज में पता लग जाना चाहिए, आपको कोई बीमारी है तो पहली स्टेज में पता लग जाए, सही रहता है। इसमें हम मोलिकुलर डायग्नोस करते हैं। मान लीजिए आपके यूरिन में भी कुछ आ रहा है, आपको पता कैसे चलेगा आपकी बीमारी है, कि यूरिन में कुछ आने लग जाएगा, आपके सिम्टम आने लग जाएंगे कुछ बॉडी पे, कि सिम्टम हो गए यूरिन में हो गए, तभी तब आएगा, तो बहुत हाई कंसनट्रेशन में हो जाएगा। हमें तब पता लगाना था बहुत ही कम कंसनट्रेशन में बॉडी के अंदर। अर्ली डायग्नोस इज और अर्ली डायग्नोस एंड द पैथोलॉजिकल ऑफ डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज़ नॉट पॉसिबल कन्वेंशनल मेथड। ये कन्वेंशनल मेथड होते हैं, आप यूरिन देखते हैं, आई देखते हैं, ये सब देख के पता लगाते हैं, ये पॉसिबल नहीं होते अगर आप अर्ली पहले ही फर्स्ट स्टेज में डिटेक्शन करना चाह रहे हैं। जैसे यूरिन हो गया, सेरम देख के एनालिसिस करके, यूरिन और सेरम की एनालिसिस करके आप पता लगा सकें। सच मेथड डिटेक्ट करते हैं पैथोजन व्हेन द पैथोजन इज ऑलरेडी इन वेरी हाई कंसनट्रेशन इन अ बॉडी। यूरिन में, सेरम में तभी दिखेंगे आपको, तब आपके पैथोजन बहुत हाई हो जाएंगे बॉडी में। दिस टेक्निक दैट कैन हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़। कौन कौन सी हैं वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ में काम आती हैं। एक है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, अप्रोब उसे कहते हैं SSRNA और DNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, समझ गए। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोब लेते हैं, उसको क्या कराते हैं, प्रोब होता है यहाँ पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ये अलाउ करते हैं हम टू हाइब्रिडाइज विद टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन क्लोनिंग ऑफ सेल। ठीक है, पहली टेक्निक का नाम है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। एक प्रोब लेते हैं, उसे अलाउ करते हैं हाइब्रिडाइज करें विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन क्लोन ऑफ सेल। ठीक है,
एक प्रोब लेते हैं। प्रोब क्या होता है? प्रोब आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया या फिर डीएनए टैग विद डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया या डीएनए हो गया और टैग है विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। दिस इज फॉलोड बाय डिटेक्शन विद ऑटोग्राफी। हम डिटेक्शन कैसे लगाएंगे? विद ऑटोग्राफी, तो पता लगेगा। डिटेक्शन विद ऑटोग्राफी। ये द जीन इज म्यूटेड, अगर जीन म्यूटेट कर चुका है, इट विल नॉट एबल टू कॉम्प्लीमेंट्री द प्रोब। अगर जीन म्यूटेट कर चुका है तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रोब के साथ। हैंस इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफी फिल्म, इस वजह से फोटोग्राफी फिल्म में नहीं दिखेगा। और दूसरी होती है आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर डिटेक्ट करती है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस एट वेरी लो कंसनट्रेशन पे, तभी दो वो बहुत कम कंसनट्रेशन पे होते हैं, तभी पता लगा लेती है पीसीआर। बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बहुत सारी वो बना ली थी, कॉपी बना ली थी बिफोर डेवलप ऑफ सिम्टम, उससे पहले सिम्टम आ जाए। फ्यू यूज ऑफ पीसीआर, पीसीआर का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पीसीआर यूज़ करते हैं तब हमें डिटेक्ट करना होता है एचआईवी के केस में हम पीसीआर से पता लगा लेते हैं एचआईवी है नहीं है। इन सस्पेक्टेड पर्सन ऑफ एड्स, पीसीआर कैन डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड पेशेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में भी पीसीआर का हम यूज़ करते हैं, पीसीआर पता लगा लेता है म्यूटेशन इन जीन के बारे में, वो सस्पेक्टेड होता है इन आ पेशेंट ऑफ कैंसर। पीसीआर हो गया। अब तीसरी, ठीक है ना, पीसीआर हो गया। और यहाँ पे आती है एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा इज बेस्ड, ये याली तकनीक होती है, बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। एलिजा बेस्ड है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल का नाम है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। The presence of pathogen in the body can be detected by the presence of either antigen या प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और एंटीबॉडीज़। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आ चुका है, तो या तो आप पता कैसे लगाओगे? आप ब्लड में देखोगे कि कोई एंटीजन फिर रहा है उसका, या तो देखोगे कि कोई एंटीबॉडीज़ फिर रही है उसके खिलाफ हमारे ब्लड में, तब कोई पैथोजन आता है, बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसके खिलाफ, तो एंटीबॉडी से पता लगा लोगे या वो खुद मिल जाएगा एंटीजन। यहाँ से एलिजा में पता लगाते हैं इसे, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं इन विद जो डीएनए, उनका डीएनए होता है वो मॉडिफाइड कर दिया जाता है टू हैव एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, उनके अंदर फॉरेन जीन लगा दिए जाते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, उन एनिमल को कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल हैज़ बीन डेवलप कर दिए गए हैं आज तक। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक शिप, ट्रांसजेनिक काउ, फिशेस। More than 95% of existing transgenic animals are mouse. 95% से भी ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं वो माउस हैं, ठीक है ना, चूहे। यूटिलिटीज ऑफ हैविंग ट्रांसजेनिक एनिमल टू ह्यूमन्स आर, ह्यूमन्स के यूज़ के लिए बनाए गए हैं कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। वी कैन स्टडी अ रेगुलेशन ऑफ जीन, आप रेगुलेशन ऑफ जीन के बारे में पता लगा सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल के। आपको कोई जीन आपको पता नहीं क्या करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने डाला और आपको चेंज पता लग गया क्या हुआ। और वी कैन स्टडी अ रेगुलेशन ऑफ जीन बाय हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। वी कैन ऑल्सो स्टडी हाउ द जीन इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये जीन कैसे इफेक्ट करता है इसमें नॉर्मल फंक्शन को बॉडी के और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी को। एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, द स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन एंड द फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर, वी कैन हैव मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना। बायोलॉजिकल रोल क्या होता है इंसुलिन का? ग्रोथ फैक्टर जैसा होता है। द स्टडी ऑफ डिसीज़, हम किसी डिसीज़ की स्टडी करने के लिए पता लगा सकते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिज़ाइन, उन्हें डिज़ाइन करा जाता है ऐसे द वे दे मेक अस अंडरस्टूड हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट, उन्हें ऐसे बनाया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल को कि वो बता सकें कि हम उनमें कोई जीन डाले तो जीन ने करा क्या है टू डिसीज़। एंड ऑल्सो वी कैन वर्क अ न्यू पॉसिबल ट्रीटमेंट,
ठीक है ना, और हम वर्क कर सकते हैं न्यू पॉसिबल ट्रीटमेंट पे। डिसीज़ फॉर विच ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, ये डिसीज़ हैं जिन पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। कैंसर हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एल्जाइमर डिसीज़ हो गया। ये वो डिसीज़ हैं जिस पे ट्रांसजेनिक एनिमल आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज मेडिसिन एंड मे कंटेन सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मेडिसिन बनाते हैं इनसे, ट्रीटमेंट कराते हैं कुछ डिसीज़ के लिए, उसके लिए मेडिसिन बनती है, और कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाते हैं। दिस प्रोडक्ट आर यूजुअली एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट बनवाते हैं हम इनसे, ये एक्सपेंसिव होते हैं यूजुअली। बाय द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स सच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड जीन। अगर हम रिक्वायर्ड जीन डाल दें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं हमें मिल जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। किसका प्रोडक्शन करा रहे हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल से? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन करा रहे हैं। वो यूज़ होता है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में। एम्फीसीमा बीमारी है लंग्स की, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और दूसरा दे रखा है हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं टू ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोनुरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। हम ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या करवा सकते हैं? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बनवा सकते हैं बाय द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। हमने बनवाया था, ये प्रोडक्शन कराया था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बाय द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। उसका नाम था रोसी। कब? 1997 में। ये मिल्क कराया था हमने, मिल्क बनवाया था रोसी से 1997 में। ट्रांसजेनिक काउ है वो, उस मिल्क प्रोसेस करा था ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि अल्फा लैक्टल ब्यूमिल, वो हमने प्रोटीन बनवाया था काउ से मिल्क में। वो उसका कौन सा प्रोटीन है? वो प्रोटीन का नाम है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोब्यूमिन। वो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस करता है देन, उसके पास न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है वाली उस प्रोटीन के पास, इस मिल्क के पास, मोर बैलेंस दैन नेचुरल काउ मिल्क फ्रॉम फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बेबीज़ के लिए हमने एक रोसी, ठीक है, ये हमने काउ से ये मिल्क निकलवाया है ह्यूमन प्रोटीन के साथ। ये मिल्क है, ये ज़्यादा अच्छा होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है नॉर्मल काउ के मिल्क के कंपैरिजन में। और ये मिल्क ह्यूमन बेबी को दिया जाता है कि काउ से ज़्यादा अच्छा होता है, काउ के मिल्क से ज़्यादा अच्छा होता है। ये ह्यूमन बेबीज़ के लिए बनाया जाता है। वैक्सीन सेफ्टी। टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैच ऑफ वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए मंकीज़ हो गए आर बीन यूज बिफोर द यूज़ ऑन ह्यूमन। पहले हम मंकीज़ पे टेस्ट करते हैं वैक्सीन का, फिर हम ह्यूमन पे इस्तेमाल होगी वैक्सीन। यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक माउस का यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक माउस का मे रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकीज़। ट्रांसजेनिक माउस है, ये रिप्लेस कर देते हैं यूज़ ऑफ मंकी का यूज़ नहीं करना पड़ता अगर ट्रांसजेनिक माउस का यूज़ कर लेते हैं फॉर दिस पर्पस। ट्रांसजेनिक माउस आर यूज टू ट्रीट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माउस को हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन के लिए। केमिकली सेफ्टी टैक्सिन, टॉक्सिसिटी ऑफ सेफ्टी टेस्टिंग। दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू द प्रोसीजर अप्लाइड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ये प्रोसीजर है, सिमिलर है, जो अप्लाई करते हैं प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड मोर सेंसिटिव। ट्रांसजेनिक एनिमल को मोर सेंसिटिव बनाते हैं टूवर्ड द टॉक्सिन के तरफ को दैन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे इतने कंपेरिजन में होते हैं उससे ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल को टॉक्सिन के तरफ, सो डैट द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन कैन ऑब्टेन इन लेस टाइम। तो इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन होगा हमें बहुत कम टाइम में मिल जाएगा। एथिकल इशूज़ आते हैं, पर कुछ एथिकल इशूज़ हैं वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को होने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर करता है इवेलुएशन ऑफ मोरलिटीज़ ऑफ सच ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आप किसी जानवर का जीन बदल रहे हैं, ये मतलब कि ये मोरल वैल्यू से खिलाफ का जा रहा है, एक तरह से खिलाफ जा रहा है।
एक्टिविटीज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन इकोसिस्टम, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में ला रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता उसका रिजल्ट कैसा आएगा। हो सकता है कि वो कौन सी स्पीसीज़ को ख़त्म कर दे, कौन सी स्पीसीज़ पर हावी आ जाए, कुछ नहीं पता। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रोच अप्रूवल कम्युनिटी, इसका नाम है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ऑथराइज टू मेक डिसीजन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एन रिसर्च, ठीक है ना, एंड सेफ्टी इशूज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस के लिए, फूड के लिए और इसके लिए मेडिसिन के लिए। देयर अनदर प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड द यूसेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इशूइंग द पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड द यूज बाय द फार्मर और लोकल पीपल ऑफ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। ठीक है ना, ये कह रहे हैं इशू करना पड़ता है पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट के लिए पेटेंट करना पड़ता है, टेक्नोलॉजीज के लिए भी। फॉर हैज़ बीन लॉन्ग आइडेंटिफाइड डेवलप एंड यूज बाय द फार्मर और द लोकल स्पेसिफिक रीजन ऑफ कंट्री। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, राइस इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है दैट हैज़ बीन ग्रो इन एशिया में ग्रो होता है फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इंडिया इटसेल्फ देयर मोर देन, इंडिया के पास राइस की मोर देन 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती हैं इंडिया में राइस की। वन ऑफ द रिचेस्ट राइस बायोडाइवर्सिटी है इंडिया के पास। इंडिया के पास 27 वैरायटीज़ पाई जाती हैं बासमती चावल की। ग्रो करता है अरोमा और फ्लेवर, ठीक है ना, क्या ग्रो करता है, इट्स ग्रोन होता है फॉर अरोमा और फ्लेवर की वजह से ग्रो होता है इंडिया में। इन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी गॉट प्लांट राइट्स ऑन न्यू वैरायटी, एक अमेरिका की कंपनी थी, उसने क्या करा, उसने राइट्स ले लिया, अधिकार ले लिया एक न्यू वैरायटी पे बासमती की राइस की। उसने क्या करा, एक वैरायटी बनाई, उसने इंडियन बासमती को क्रॉस कराया सेमी ड्राफ्ट वैरायटी से थ्रू यूएसए पेटेंट, उन्हें यूएसए से पेटेंट करा लिया उस वैरायटी को। और ट्रेडमार्क ऑफिस अदर पीपल सेलिंग द बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस पेटेंट, और कोई और इस राइस को बेच नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने पेटेंट करा लिया था यूएस के अंदर। ठीक है, और ये वैरायटी किसकी थी, इंडिया की थी, ये तो चुरा के ले गए वो, उन्होंने करा लिया पेटेंट। उसके बाद इंडिया ने रूल लाए थे, इसके बाद लाए थे रूल की कोई भी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए क्रॉप द वैरायटी। द टर्मरिक एंड नीम वर ऑल्सो अटेम्प्ट टू बी पेटेंट, ये पेटेंट कराए गए हैं फॉर देयर यूज एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इन विच दे वर इन्वॉल्व। वी शुड बी विजिलेंट and immediately counter such attempt, otherwise other countries individual may ace or rich biodiversity legally। बायोस्पायरेसी क्या होती है, ये होती है इट इज़ द यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्स बायोसोर्स बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज आके क्या यूज़ कर लेती हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ कर लेती हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री। आपने किसी कंट्री की क्रॉप वैरायटी बायोडाइवर्सिटी उठा के ले गए ना, उस कंट्री से सही से पूछे बिना, उसकी इजाज़त के बिना, एंड द पीपल विदाउट कंपनसेटिंग पेमेंट, और ना कंपनी को उस कंट्री को पेमेंट दिया आपने, मल्टीनेशनल कंपनी ने। बायोपायरेसी में इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो आर यूजुअली रिच होते हैं फाइनेंशियली, बट लैक होती है उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज एंड पुअर इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं। वो कंट्री अच्छी बन चुकी हैं, उनके पास बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट पर कुछ कंट्री होती हैं वो मोस्ट ऑफ डेवलपिंग होती हैं, उनके पास वो कंट्री डेवलप्ड भी हैं कुछ, और उनके पास रिच है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी। ऐसी भी कंट्रियाँ होती हैं उनके पास सब कुछ है, ऐसी भी कंट्री होती है फाइनेंशियली स्टेबल है, सब कुछ डेवलप है, उनके पास बायोडाइवर्सिटी कम है, और ऐसी भी कंट्रियाँ होती हैं जिनके पास बायोडाइवर्सिटी भी और फाइनेंशियली भी स्टेबल है और डेवलप्ड है। इनएडिक्वेट कंपनसेशन और बेनिफिट शेयरिंग द इनजस्टिस
इज इंक्रीज बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। इसकी यहाँ पे क्या हुआ, कंपनसेशन से क्या हुआ, कंपनसेशन से और बेनिफिट से जस्टिस था वो इंक्रीज हुआ बिटवीन द डेवलपिंग एंड इन और नॉन और डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज बिकॉज और सम ऑफ द नेशन डेवलप लॉ टू प्रोटेक्ट द अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स। कुछ नेशन और डेवलप नेशन थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो उठा के ले जा रहे थे बायोडाइवर्सिटी को, उसके खिलाफ लॉ लाए गए हैं। जैसे कि इंडिया ने रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट ने हैज़ क्लियर कराया सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल में टू टेक अ वेरियस इशूज अंडर द कंसंट्रेशन लाइक पेटेंट टर्म, एमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड इशूज। ठीक है, यहाँ पे आपका दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे किसका, पहला वाला डायग्राम है ए का, वो दे रखा है डिस्ट्रॉयड बॉलवॉर्म, ये बॉलवॉर्म डिस्ट्रॉयड हो गया, और ये फुल्ली मैच्योर बॉलवॉर्म है बी वाला। यहाँ पे आपका ये डायग्राम दे रखा है हॉर्स प्लांट जनरेट DSRNA ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेन द नेमेटोड। ठीक है ना, ए वाला दे रखा है टिपिकल रूट कंट्रोल द प्लांट, ये टिपिकल रूट है प्लांट को कंट्रोल कर रही है, और बी वाला दे रखा है ट्रांसजेनिक रूट 5 days आफ्टर लिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्ट थ्रू नोवन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। थैंक यू, एक बार सही से देख लीजिएगा इस डायग्राम को, ये मेन डायग्राम है, एक बार सही से पढ़ लीजिएगा इसे, और ये डायग्राम मेन है, और एक बार रीडिंग मार लीजिएगा खुद से बायोपायरेसी की, और वो मैंने बताया था ADA की इसकी। ठीक है, और इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का डायग्राम नहीं दे रखा मेरी इसमें अभी वीडियो में, इंसुलिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलते, मेरा नाम जदरी, थैंक यू।